डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखेंगे। लेसन का नाम भारत का भौतिक स्वरूप है। कल हमने भारत के उत्तरी मैदानों के विषय में जानकारी हासिल की थी। आज उससे अगले टॉपिक भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये सबसे पुराना पठार है और गोंडवाना लैंड का ही ये एक हिस्सा था। उसी से टूटकर अफवाहों तथा चट्टानों की टूट-फूट या ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पठार हैं क्या। पठार किसको कहते हैं? जो भूमि से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, समतल और सपाट होते हैं। ऊपर से चौड़े, समतल और सपाट, और नीचे से ये थोड़े उठे हुए हिस्से होते हैं। पर्वतों की जैसी आकृति होती है, लेकिन ये पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते, उनसे कम ऊंचाई वाले होते हैं। इन्हें पठार कहते हैं। होते हैं ये पहाड़ों जैसे ही, लेकिन है ये पठार। क्यों? क्योंकि पहाड़ बहुत अधिक ऊंचाई वाली आकृति है और ये कम ऊंचे होते हैं। देखिए, भारत के सबसे प्राचीनतम भूभाग यानी विशिष्ट स्थल आकृति इस धरातल की, इस पृथ्वी की सबसे जो विशिष्ट स्थल आकृति है वो प्रायद्वीपीय पठार है और ये सबसे पुराने आकृति है। ये हिमालय पर्वत से भी पहले इनका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वतों के बनने से पहले भारत के प्रायद्वीपीय पठार बने हैं। इनकी स्थिति कैसी है? देखिए, ये एक उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित हैं और इनका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुज जैसी आकृति इनकी दिखाई देती है और यह निर्माण इनका हुआ है ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण या अफवाहों के कारण या फिर उनकी टूट फूट के कारण। किनसे हुआ? बेसाल्ट, पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों से, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से इनका रूप परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुई और ये एक इसमें प्रायद्वीपीय पठार में परिवर्तित हो गई। हिस्सा किसका था? सबसे पहले गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा माना जाता है। इसमें अनेक पर्वत, सकड़ी चौड़ी घाटियां स्थित है। ये समुद्र से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये 300 से लेकर 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक स्थित हो सकते हैं। पठारों की ऊंचाई समुद्र तल से 300 से लेकर 1000 मीटर तक ऊंचाई पर हो सकते हैं। समय मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, हिमालय के बनने से पहले ये पर्वतीय ये पठार हमारे बन चुके थे। किन किन नदियों के कारण बने हैं? जो हमारी साउथ में नदियां बहती हुई है, बीच के भाग में, मध्यवर्ती भाग से लेकर साउथ की तरफ जाती हुई, नर्मदा नदी से लेकर सोन तथा उसके साथ अन्य कई नदियां हैं। इन प्रायद्वीपीय पठारों को कई भागों में बांट दिया है। राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये स्थित हैं। उत्तर के राजस्थान से लेकर, ध्यान दीजिए, दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये स्थित है और बहुत इनके कई पठारों के कई भाग हैं। कई नदियों ने इन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे मुख्य पठार कौन कौन से? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पठार हैं। हम इनका वर्णन करेंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, मेघालय का पठार है, बुंदेलखंड का पठार। और आपको जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम है पामीर पठार। इसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर पठार को कहा जाता है। और आइए अब हम इसके बारे में, जो हमारा ये दक्कन का पठार है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हासिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पठार है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। त्रिकोणीय है, ये त्रिभुज जैसी आकृति वाला ही है। इसके उत्तर में ताप्ती नदी और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ध्यान दीजिए, उत्तर में ताप्ती नदी है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इन चट्टानों में जो भी पठार होते हैं, इनमें हमें खनिजों की, अयस्क की, लोहांस की, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट आदि की मात्रा मिलती है, इसलिए इनका महत्व है। तो यहाँ जो ये दक्कन का पठार है, यहाँ पर इन चट्टानों में खनिजों की प्रचुरता है। कौन कौन से खनिज? अभ्रक, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट आदि। ध्यान दीजिए, नागपुर का जो दक्कन के पठार में हमें कौन कौन सी वो मिलती हैं खनिज?
लोहा, अभ्रक, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट आदि। गोदावरी नदी द्वारा यह दो भागों में आगे चल के बढ़ जाता है, जिसे एक तो इसका हिस्सा हो जाता है तेलंगाना का पठार और दूसरा हिस्सा बढ़ जाता है इसका कर्नाटक का पठार। तो हमने इसकी दक्कन के पठार की मेन चीज़ों के बारे में जाना। अब इसका जो पहला हिस्सा है तेलंगाना का पठार, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोदावरी नदी के उत्तर में वनों से ढका हुआ पठार है और यहाँ पर वर्धा नदी बहती है। ये दक्षिण में इसके मैदान है और निचला जो भाग है वो समतल है। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे मेन जो नगर हैं वो इस तेलंगाना के पठार में बसे हुए हैं। और ये ध्यान दीजिए, ये तेलंगाना दक्कन के पठार का हिस्सा है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कर्नाटक का पठार। इसके उत्तरी भाग पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां हैं। दक्षिणी भाग में को इसका जो दक्षिणी भाग है उसी को मैसूर का पठार के नाम से जानते हैं। घाट प्रभा और माल प्रभा जो नदियां हैं इसकी कर्नाटक के पठार में, वो दाएं भाग में कृष्णा नदी से निकलती हैं। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार है ये कर्नाटक का पठार, ये ध्यान दीजिए। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में ये पूर्वी घाट स्थित है। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। पश्चिम और मालवाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें गहरी गहरी घाटियां, कटाव वाली मृदाएं, भूमि, ग्रेनाइट पहाड़ियां आदि इस पठार की मुख्य विशेषता है। इस प्रकार हमने दक्षिण के पठार को पूरा जाना। तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार इसके दो हिस्से थे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार दक्कन के पठार के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पठार है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हुए चलते हैं। यह पठार बिहार और झारखंड तथा हजारीबाग और ऊंची ये बिहार, झारखंड, हजारीबाग, रांची आदि क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है 700 मीटर तक है। और महानदी और ये सोन, दामोदर इसकी मेन नदियां हैं, स्वर्णरेखा आदि। जो यही ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। यहाँ पर अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट आदि खनिजों के भंडार हैं। और साथ साथ में लंगस्टन, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, इमारती पत्थर जो हमारे भवन आदि बनाने के काम आता है, चूना पत्थर जो हमारे सफ़ेदी वगैरह या भवन निर्माण में शामिल होने वाली एक सामग्री है। और ये चिकनी मिट्टी, क्वार्टर्स, तांबा आदि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार हमने दक्कन का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बारे में जाना। अब थोड़ा सा हम मालवा का, क्योंकि ये तीनों मेन पठार हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनके बारे में देखते हुए चलना। मालवा का जो पठार है ये लावा द्वारा काली मिट्टी से बना हुआ पठार है। और इसमें पार्वती, बेतवा, चंबल, काली, सिंध आदि नदियां बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। ये लगभग 250 मीटर ऊंचे पठार है। ग्वालियर की पहाड़ियां जो हैं, ग्वालियर की पहाड़ियां इसकी प्रमुख पहाड़ियां, इसकी उत्तरी सीमा पर बुंदेलखंड व बाघेलखंड के पठार स्थित है। चंबल नदी में इसे बीहड़ खड्डों में परिवर्तित हो जाती है। ये चंबल नदी जो है इसे बड़े बड़े गड्ढों में बदल देती है। इस प्रकार हमने दक्कन के पठार के बारे में, छोटे नागपुर के पठार में और मालवा के पठार के बारे में जानकारी हासिल की। और इसके ये कई पार्ट्स हैं, बहुत भागों में बटा हुआ है। तेलंगाना, कर्नाटक, हर एक के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे मेघालय, बुंदेलखंड, और इस तरह से इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हमने मुख्य पठारों के बारे में जाना जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आप देखिए इसके आगे जो ये क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ध्यान दीजिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और जो मर्ग या मार्ग जिसे कहते हैं, ये हिमालयी निक्षेपों से बने हुए पठार है, जम्मू कश्मीर में निर्मित होते रहते हैं। छोटे पठार हैं इसके जो एग्जाम्पल है वो है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये जम्मू कश्मीर में होने वाले हिमालयी निक्षेपों से बने पठार हैं। पठारों में एक चीज़ नहीं मिलती, खनिज खूब मिलते हैं, लोहा अयस्क मिल जाएंगे आपको प्रचुर मात्रा में, लेकिन खनिज तेल नहीं प्राप्त होते हैं। एक अगर आपसे पूछ ले कि पठार में क्या चीज़ प्राप्त नहीं होती, तो आपको ध्यान रहे कि खनिज तेल पठारों में प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में अध्ययन किया।
कल हम इसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.